हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था, उस रिगार्डिंग मैंने आज पहला पीपीटी तैयार कर लिया है। और ये पीपीटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है किसी भी एसएससी के एग्जामिनेशन, जैसे सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। आई होप आप इस वीडियोस पे बहुत सारा प्यार बरसाएंगे और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों में शेयर करें और उन सभी नीडी लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें वोकैब्स वगैरह याद करने में दिक्कत होता है। इसमें हम लोग पिक्चर्स के थ्रू याद करेंगे। उससे एक चीज़ ये होगा कि आपको पता है कि चीज़ों को पिक्चर से याद करने में वो ज़्यादा टाइम तक दिमाग में रहता है। जैसे कि हमें मूवीज़ वगैरह बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मेरे चैनल के नाम थोड़े से एडिट करना रह गया, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे चेंज मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो सबसे पहला इडियम्स फ्रेजेस है वो है आपके पास, थोड़ा सा मैं पेन को ले लूँ। पहला अपने पास है एचाइलीज हील। अब जैसा कि आप जानते हैं एचाइलीज हील मतलब क्या होता है। एचाइलीज हील का मतलब होता है कमज़ोर पहलू, ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं इसको वीकेस्ट पॉइंट। सभी लोग जानते हैं कि महाभारत के टाइम में कृष्ण भगवान का जो पैर का हिस्सा था, बरबड़ी के तीर लगने के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ, शायद आप लोग को सुनने में अच्छा लगे। तो जब भगवान कृष्ण निर्वाण कर रहे थे उस टाइम में इनके पैर में वो तीर लगा था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। आप बोल सकते हैं भगवान की मृत्यु तो नहीं होती, बट ये निर्वाण हो गया। तो ऐसा पॉइंट यानी वीकेस्ट पॉइंट जहाँ पे चोट लगने से या कुछ भी होने से हम लोग की मृत्यु हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एचाइलीज हील, यानी सबसे कमज़ोर पहलू। जैसे जितने भी बिहार के स्टूडेंट होते हैं, जो बिहार बोर्ड से पढ़े होते हैं, उनके लिए इंग्लिश हमेशा क्या होता है, एचाइलीज हील होता है, कमज़ोर पहलू होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश हैज़ ऑलवेज माई एचाइलीज हील, यानी इंग्लिश शुरू से मेरा क्या रहा है, एचाइलीज हील रहा है, यानी कमज़ोर पहलू रहा है। क्योंकि मैथ्स में तो मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में क्या हो जा रहा हूँ, कमज़ोर हो जाता हूँ। नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास है अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र, यानी बहुत सारे लोगों का आकर्षण का केंद्र। अक्सर आप आईपीएल मैच देखते हैं, तो आईपीएल का जो मैच होता है उसमें बहुत सारा भीड़ होता है, बहुत सारा आपको पता होगा क्राउड होता है। तो आईपीएल क्या होता है, बहुत सारे लोगों का आकर्षण का केंद्र होता है। और जब भी आपको पता है माही भाई बैटिंग करने आते हैं तो पीछे से कितना ज़्यादा क्राउडिंग होता है। तो आईपीएल हमेशा क्या रहा है, बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र। तो आप इस फिगर से इस चीज़ों को समझ सकते हैं और इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद भी रख सकते हैं। और मैंने क्या किया है कि मैं हर वर्ड्स के नीचे आपके लिए एक एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूँ। आईपीएल हैज़ प्रूव टू बी ए बिग ड्रॉ इन क्रिकेट फैटर्निटी, यानी क्रिकेट की बिरादरी में आईपीएल शुरू से क्या रहा है, एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। नेक्स्ट अपने पास देख लेते हैं। नेक्स्ट है अ बोन टू पिक, एक हड्डी जिसे निपटना हो। अब देखिए, इसको इस तरह से नहीं समझेंगे, इसको कहते हैं एक ऐसा विवाद जिससे निपटना हो, एक ऐसा विवाद जैसे निपटना हो। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हैव ए बोन टू पिक विद समवन, हैव एन इशू टू डिस्कस, यानी कि कोई भी ऐसा मुद्दा जिसे हम डिस्कस करते हैं तो हम बोलते हैं अ बोन टू पिक। इसको एग्जांपल से समझेंगे। आई स्टिल हैव अ बोन टू पिक विथ माई फ्रेंड, मतलब अभी भी एक ऐसा विवाद बचा हुआ जिसे मुझे दोस्त से डिस्कस करना है या उसे निपटारा करना है। नेक्स्ट अपने पास है अ केक वॉक, यानी कि केक पे चलना। इसका मतलब ये नहीं होता केक पे चलना। अ केक का वॉक मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आसान काम, एक आसान काम। आप इनको जानते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, श्रीनिवास रामानुजम है, बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन 21वीं शताब्दी के। इनके लिए मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होता था। तो मैंने एग्जांपल क्या रखा है, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम इज रियली अ केक वॉक फॉर श्रीनिवास रामानुजम, यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना या उनसे बनाना श्रीनिवास रामानुजम के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान काम था। जैसे बिहार के लोगों के लिए मैथ बहुत आसान होता है, इंग्लिश टफ होता है, तो उनके लिए क्या कह सकते हैं कि मैथ इज अ केक वॉक फॉर द बिहारी स्टूडेंट। नेक्स्ट अपने पास है अ चिल टू द हार्ट।
चिल टू द हार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप इस पिक्चर से समझेंगे कि एक बच्चा है जो छोटी मकड़ी को देखकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, डर गया। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ये औरत कितनी डरी हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा जब हम लोग डर जाते हैं ना, वेरी थ्रेटेंड, यानी बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ को देखकर डर जाते हैं तो उसको हम लोग फ्रेज के भाषा में अ चिल टू द हार्ट कहते हैं। जैसे द रिसेंट नेचुरल कैलामिटी स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट। अभी जो हाल में प्राकृतिक आपदा हुई है उससे क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा डर गए। जैसे आपको पता होगा कि जो लोग भी समुद्र के किनारे रहते हैं, जिनका घर समुद्र के किनारे होता है, वो अक्सर सुनामी जैसे चीज़ों से, साइक्लोन जैसे चीज़ों से डरते रहते हैं। तो उनके लिए वो हमेशा अ चिल टू द हार्ट बना हुआ रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन समझ में आ रहा हो, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ पे लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अपने पास है अ क्लोज फिस्टेड फ्रेंड। हम लोग के पास अक्सर ऐसे दोस्त होते हैं ना, जैसे हम लोग कंजूस या मक्खी चूस कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर से देख सकते हैं कि ये जो बंदा है ये अपने दोनों पॉकेट को इस तरह से दिखा रहा है कि इसके पॉकेट में एक भी पैसा नहीं है। यानी ये कैसा व्यक्ति है भैया, तो ये है एक कंजूस व्यक्ति, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। ही इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, ही विल नॉट गिव यू एनी मॉनेटरी हेल्प। जैसा किसी ने कहा कि भैया वो एक क्लोज फिस्टेड पर्सन है, यानी वो एक कंजूस व्यक्ति है, वो आपको पैसे से 1 रुपए की भी मदद करने वाला नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है वो देना नहीं चाहते, यानी उनको हम लोग क्लोज फिस्टेड पर्सन। और अक्सर आपके दोस्तों में भी ऐसे लोग हो जाते होंगे जो आपसे खा तो लेंगे लेकिन आपको खिलाना नहीं चाहते, यानी वो एक कैसे पर्सनालिटी होते हैं, एक क्लोज फिस्टेड पर्सनालिटी होते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ए डक इन थंडर स्टॉर्म्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डक इन थंडर स्टॉर्म्स का मतलब क्या है। अगर कहीं बिजली कड़कती है और वहाँ पे कोई डक है तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जैसे आप इस फिगर को देख सकते हैं, एक बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और यहाँ एक और फिगर है जिसमें दिखा रहा है कि थंडर स्टॉर्म चमक रहा है और जो बत्तखें हैं वो कहीं ना कहीं भाग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो फ्रेजेस यूज़ करते हैं वो होता है अ डक इन थंडर स्टॉर्म्स। निराश, परेशान मीन्स टू लुक सैड, होपलेस, डिजेक्टेड। इसके साथ मैंने इंग्लिश वर्ड्स भी डाला है, जिसमें नहीं रह गया उसको मैं अगले बार में अगर जब मैं वीडियो शूट करूँगा तो हर चीज़ को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये मेरे पहले वीडियोज़ है तो थोड़ी बहुत गलती आप लोग उम्मीद करते हैं माफ़ करेंगे। और अगर इसमें आपको और भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें कि भैया मुझे और भी इस तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो मैं उस पर और भी अच्छे से काम करूँगा और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियोस बनाऊँगा। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अनिल वॉज अ डक इन द थंडर स्टॉर्म्स व्हेन ही वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज होम टाउन टू अ रिमोट प्लेस। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, और आपकी गवर्नमेंट जॉब कहाँ लगती है, जैसे बिहार के कोई लोग हैं, बिहार में लगी, बहुत खुश होते हैं। सडन उनकी पोस्टिंग दूसरे स्टेट्स में की जाती है तो वो कैसे हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हम बिहार में पोस्टिंग है और मेरी पोस्टिंग हो जाए साउथ साइड में, केरला साइड में, तिरुवनंत साइड में, तो मुझे ये डर लगा हुआ रहता है। जॉब तो मुझे करनी है, मुझे बस ये डर लगा रहेगा कि वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, वहाँ पे मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों को, यानी आने वाली चीज़ों को देखकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास। नेक्स्ट अपने पास है अ फार क्राई फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे फार क्राई फ्रॉम मतलब क्या होता है, एकदम अलग, एकदम अलग, मतलब टोटली डिफरेंट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग और समवन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो बंदा है, आपको पता होगा ये इस बंदे का नाम है मार्शमेलो, जो अपना फेस रिवील नहीं करता। फाइनली इसका फेस रिवील हो चुका है। तो यहाँ पे नॉर्मल लोगों का सर दिखता है, बट इसमें देखो एक बड़ा सा टोपा लगा रखा है जिसमें 2 आइज बने हुए, माउथ बने हैं, बट इसका जो फेस है वो नहीं दिख रहा है। तो ये बिल्कुल अलग दिखता है, यानी समथिंग दैट इज बिल्कुल बोल सकते हैं समथिंग विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम समवन या समथिंग। तो यहाँ पे मैंने रखा है आई एंजॉयड विजिटिंग नैनीताल बट इट वॉज अ फार क्राई फ्रॉम द आइडिया हिल स्टेशन आई एक्सपेक्टेड। मैं नैनीताल एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट इट वॉज ए फार क्राई फ्रॉम द आइडिया हिल स्टेशन एक्सपेक्ट। जैसा मैंने सोचा था नैनीताल बिल्कुल वैसा नहीं निकला। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हो, आप सोचते हो कि आपके हिसाब से वो इस तरह से होगा, बट कभी कभी क्या होता है जो हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं निकलता। तो हम लोग बोलते हैं ना कि समथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि आप ऐसे हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग जो वोकैब्स यूज़ करते हैं, जो इडियम फ्रेज यूज़ करते हैं, वो है अ फार क्राई फ्रॉम। इसका मतलब होता है एकदम अलग।
नेक्स्ट अपने पास है, देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, एक ही चीज़ दो बार आ चुका है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट अपने पास अ गुड हैंड। ए गुड हैंड का मतलब होता है अच्छी, अ गुड हैंड का मतलब होता है अच्छी देख रेख में या कुशल, ठीक है, इन द केयर ऑफ ए पर्सन, पीपल हु आर एबल टू टेक केयर ऑफ समथिंग, और आप इसको बोल सकते हैं कि जो कुशल होते हैं उसको हम लोग स्किल्ड भी कहते हैं। आपको पता होगा, एक और वर्ड हम आपको बता दें, स्किल्ड मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा कुशल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इलेक्ट्रीशियन है जो अपने कार्य में बहुत ज़्यादा कुशल है, यानी अच्छे देख रेख में, जैसे हम आप बोल सकते हैं कि हमारा जो देश है वो अभी अच्छे लीडर्स के देख रेख में चल रहा है। ही इज़ अ गुड हैंड एट सॉल्विंग एट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इजली। अब मैंने इसके लिए एग्जांपल क्या रखा है कि ही इज़ ए गुड हैंड एट सॉल्विंग एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम इजली, यानी वो किसी भी कठिन समस्याओं से निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा कुशल है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास से देख लेते हैं, नेक्स्ट है अपने पास हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है, अत्यंत कठिन काम, यानी वेरी डिफिकल्ट टास्क, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर या एक्सटेंट इंटेंसिफाइड डिफिकल्ट टास्क। आपके साथ मैंने यहाँ पे वोकैब्स भी लगा रखे हैं जिसमें है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, एक्सटेंट इंटेंसिफाइड डिफिकल्ट टास्क। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बंदा है ये इस पहाड़ पे धीरे धीरे उस पत्थर को ऊपर तक ले जा रहा है, और यहाँ से सिर्फ आपको पता है ये इस पीक पॉइंट पे है कि यहाँ पे हल्का भी पुश करेगा तो ये पत्थर इस इंसान को रौंदते हुए नीचे चली जाएगी। तो हम बोल सकते हैं इस पत्थर को ऊपर तक पहुँचाना, जैसे चींटी पहाड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ती है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हरकुलियन टास्क होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिएगा, प्रिपेयरिंग योर सेल्फ वेल फॉर द एग्जामिनेशन इज सच अ शॉर्ट स्पैन इज अ हरकुलियन टास्क। मतलब अगर आपकी एग्ज़ाम, आपको पता चले आपने आज फॉर्म भरा, जैसा आपको पता है यूपी पुलिस की एग्जामिनेशन है, लोग लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको पता चले कि आज आपने फॉर्म भरा और कल आपकी एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये काम बिल्कुल कठिन हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि इतना कम टाइम में मैं इतना तैयारी कैसे कर सकता हूँ। जैसे हम लोग तैयारी करते रहते हैं और सडन एग्जाम्स की डेट आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना बहुत कम टाइम बचा हुआ है यार, इतनी तैयारी कैसे हो पाएगी, बहुत कठिन है। तो यहाँ पे हरकुलियन टास्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठिन कार्य। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। नेक्स्ट है अपने पास अ लीप इन द डार्क। इसका मतलब होता है दुस्साहस बढ़ा हुआ। लीप इन द डार्क का मतलब क्या होता है भैया, दुस्साहस बढ़ा हुआ, बहुत ज़्यादा करेजियस काम आप बोल सकते हैं इसको। समथिंग यू डू विदाउट बीइंग सर्टेन दैट विल हैपन एज अ रिजल्ट। बिना कुछ सोचे किसी भी काम को कर देना, बोलते हैं बहुत ज़्यादा साहसी व्यक्ति हो भैया, तुम्हारे पास इतना साहस कहाँ से है। He took a leap in the dark with his latest investment in stock। अब उसने क्या किया, अंधेरे में तीर मार दिया। कैसे मारा, कोई इन्वेस्टमेंट आया, कोई स्टॉक्स आया, उसमें इसने सोचा कि हाँ इसकी जो रेटिंग है वो बढ़ेगी, ये स्टॉक्स बढ़ सकता है, उसने अंधेरे में तीर लगा दिया। अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि बिना सोचे समझे, परिणाम की चिंता किए हुए अपना प्रयास जो हम लोग करते हैं उसे अ लीप इन द डार्क कहा जाता है, यानी अंधेरे में तीर चलाना, या फिर आप बोल सकते हैं इसे दुस्साहस बढ़ा हुआ, क्योंकि परिणाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है अ सी चेन। और देखिए मैंने हर वीडियो, हर मतलब वोकैब्स के साथ साथ अच्छी अच्छी फोटोज़ भी डाली है जिससे आपको ये चीज़ माइंड में ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने डाला है सी चेंज। सी चेंज का मतलब होता है आकस्मिक पूर्ण परिवर्तन, देखिए अचानक से बदल जाना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसको आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो देखिए दोनों फिगर्स में कितना चेंजेस आ रहा है। बिग एंड अ नोटिसेबल चेंज इन समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ में एक बड़ा परिवर्तन होता है तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं अ सी चेंज। द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस अंडरवेंट अ सी चेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के दौरान जो औद्योगिकरण हुआ था उससे बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, यानी आकाश में पूर्ण तरह से परिवर्तन हो गया। जैसे इस फोटोज को देख सकते हैं कि पहले ये कैसी थी और बाद में कितनी मोटी हो गई, तो ये इसमें आकस्मिक बदलाव हुआ। अगला है अपने पास असोर पॉइंट विथ। असोर पॉइंट विथ मतलब क्या होता है, एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को परेशान करता है, नाराज या शर्मिंदा करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्फी जावेद को तो आप सबको ही जानते हैं, और ये अपनी हो गई नोरा फतेही। आप इसके देख सकते हैं कि उप्स मूवमेंट हो गया है जो इसके लिए बहुत
ऐसा मुद्दा हो गया जो लोगों के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, लोग शर्मिंदा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अक्सर होती जावेद वगैरह ट्रोलिंग होते हैं, उसके पीछे रीज़न यही है। इसके लिए कहा जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं, अ सोर पॉइंट विथ, मतलब एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को परेशान करता है। अक्सर आप सेलिब्रिटीज़ के साथ सुनते हैं कि यहाँ ट्रोल की गई, वहाँ ट्रोल की गई, क्योंकि वो उनका जो वियरिंग होता है कुछ इस तरह से होता है जो उनको बार बार ट्रोल करने पे मजबूर कर देता है पब्लिकों को। तो इसके लिए जो हम लोग वो कैप्स बोलते हैं, एन इशू अबाउट विच समवन फील्स डिस्ट्रेस और एनवायड एंड विच इज देयरफॉर एडवाइजेबल टू अवॉइड रेजिंग विद देम। अब कोई ऐसा काम कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हीरो हीरोइन के जो उप्स मोमेंट होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि बार बार उनको लोगों के प्रति शर्मिंदा होना होता है। जैसे रिपोर्ट्स ऑफ स्कैम इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर हैज़ बिकम अ सोर पॉइंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे आपको पता है कि स्कैम का जो रिपोर्ट आया सभी जगह फैला हुआ था। रिपोर्ट्स ऑफ स्कैम ऑलमोस्ट एवरीवेयर हैज़ बिकम अ सोर पॉइंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि स्कैम का जो घोटाला का जो बात है ये धीरे धीरे आग की तरफ फैल गई और पूरे वर्ल्ड में फैल गई। अब मान लीजिए भारत में कोई ऐसा स्कैम होता है तो इसकी वजह से चारा घोटाला हो गया, इसकी बात पूरे भारत के लोगों को पता है, 2G स्पेक्ट्रम भारत के लोगों को पता है, तो कोई ऐसा काम जो पूरा फैल जाए, लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग असोर पॉइंट विथ कहते हैं। जैसे आपको पता हो जो लोग बिहार से होंगे, हमारे माननीय नीतीश कुमार ने भी विधानसभा और विधान परिषद में ऐसे बात बोली जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। तो उनके लिए जो ये फ्रेजल वर्ड्स यूज होगा वो असोर पॉइंट विथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब होता है एकदम ईमानदारी पूर्वक बिहेवियर, अ ट्रू बिहेवियर। देखो यहाँ पे टू हो गया, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेस मैन एंड ही ऑलवेज बिलीव्स इन अ स्क्वायर डील विथ हिज कस्टमर। वो एक ईमानदार व्यापारी है और वो चाहता है कि उसका जो डील हो कस्टमर्स के साथ, ग्राहकों के साथ, वो क्या हो, बिल्कुल ईमानदारी रूप से हो, ईमानदारी पूर्वक से हो, बेईमानी या छल कपट उसके मन में नहीं हो। तो इसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब क्या हो जाएगा, ईमानदार व्यवहार। नेक्स्ट अपने पास है ए स्टैंडिंग जोक, और आपको पता है कि स्टैंडिंग जोक में कपिल भाई तो बेहतर ही है। तो यहाँ पे है उपहास और हंसी का विषय। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको बाबा जी का ठुल्लू कहा जाता है, सॉरी टू से डैट, बट ये बस ये सिर्फ नॉलेज के लिए, इसको कभी आप लोग मतलब लाइटली नहीं लीजिएगा, ठीक है, सॉरी सीरियसली नहीं लीजिएगा। ये मेरा बस स्टडी करने के लिए, मैंने इसको इंटरटेन करने के लिए आप लोग को इस तरह का फोटोज डाला ताकि आपका जो अट्रैक्शन हो इस पर पड़े। समथिंग दैट रेगुलर्स कॉजेज अम्यूजमेंट और प्रोवोक्स रिडिकुलस, कुछ ऐसा चीज जिससे कि आपको बार बार उपहास या हंसी का पात्र बनना पड़े। इट हैज़ बिकम स्टैंडिंग जोक अमंग द पीपल दैट पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड इन द कंट्री। अब कोई कहता है कि भारत में गरीबी खत्म हो गई, भैया ये हंसी की बात नहीं है तो और क्या है। आप सड़कों पे चलो तो 1000 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो रोड पे हो रहे हैं, जिनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है। और हमारे नेता कह रहे हैं कि हमारे देश से बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, हमारे देश से गरीबी खत्म हो गई है। तो भैया उससे काम, वैसे टाइम में हम लोग क्या करेंगे, हंसेंगे। तो इसीलिए वैसे चीज़ों को हम लोग स्टैंडिंग जोक्स में कहते हैं। और अक्सर आपको पता है कि पॉलिटिशियन कुछ ऐसा बात कह देते हैं जिससे हम उनके बातों पे हंसी आता है। जैसे हाल में एक स्टेटमेंट आया, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार के जो तेज प्रताप यादव, उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम उनके सपने में आए थे और सपने में उन्होंने ये कहा कि वो 22 तारीख को अयोध्या नहीं पहुंचेंगे। तो छोड़िए ये सब बात को हमें नहीं करना है, बट ये सब मैं आपको समझाने के लिए ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपने पास है अबाउट फेस टर्न, अपने विचार और दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन। जैसे मान लीजिए, अब इसको कैसे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 से 3 बार आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, आपने प्री निकाला, मेंस नहीं हुआ, मेंस निकाला, इंटरव्यू में छट गया। तो हर इंसान को एक बैकअप होना चाहिए। अब अचानक से इसे कोई मोटिवेटर मिला, उसने बोला कि बेटा तुम एक बैकअप देखो। अब ये सडन क्या करता है, यूपीएससी से सीधे जो है वो एसएससी की तरफ या कोई भी बैंकिंग जैसे एग्जामिनेशन की तरफ जाता है और अनफॉर्चुनेटली इसे फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिल जाता है। देन इसके पास बैकअप है, वो फिर से तैयारी कर सकता है। तो हम बोलते हैं अपने विचार और दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन। जैसे आपको पता होगा कि जितने भी धर्म गुरु होते हैं, लोगों को इसी तरह से उनके विचारों और दृष्टिकोण में बदल देते हैं। वो इस तरह का मोटिवेशन देते हैं, या आप बोल सकते हैं कि ब्रेन वॉश करते हैं कि वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। अ रिवर्सल ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर और पॉइंट ऑफ व्यू, पूरी तरह से तर्क ही बदल जाएगा उनका।
वो आपके बारे में गलत सोचते हैं। जैसे मोटिवेटर होते हैं, तो आपको जो संदीप मैथवरी जैसे लोग होते हैं, लोग मोटिवेशन खोजने जाते हैं, जबकि आपको पता है कि मोटिवेशन अपने आप में आती है। तो वो लोग मोटिवेट करते हैं तो लोग पढ़ने जाते हैं। जैसे आजकल अभी ट्रेंडिंग में चल रही है 12th फेल, भैया मोटिवेट हो गए, श्रद्धा खोज रहे हैं लोग, मनोज खोज रहे हैं। आपको पता है कि उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है आपके लाइफ में। तो बस इसको टारगेट करें और किसी के को सोचकर, किसी को देखकर फेस टर्न लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की भी पर्सनालिटीज़ होती है। सॉरी टू से डैट, मैंने इतने सारे फालतू बकवास किए, बट कोई नहीं, ये बस एक नॉलेज के लिए है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देयर हैज़ बीन एन अबाउट फेस इन द इकोनॉमिक पॉलिशन ऑफ द गवर्नमेंट रिसर्च। आपको पता है कि अक्सर बजट आता है और उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को, आर्थिक व्यवस्थाएं को, आर्थिक जो रणनीतियाँ हैं उसको बदलते रहती है, सडन चेंज करती रहती है। तो उसके लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा अपने पास अबाउट फेस टर्न। अबाउट फेस टर्न का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से बदल देना। अगला है अपने पास, चलिए बहुत आगे बढ़ के, एवब बोर्ड। एवब बोर्ड का मतलब भी क्या होता है, तो एवब बोर्ड्स का मतलब भी होता है स्पष्ट और ईमानदार जैसा। अ डीलिंग विद अ कस्टमर इज कम्प्लीटली एवब बोर्ड बाय माई अंकल, यानी मेरे अंकल हैं, सॉरी मेरे नहीं है, बस ये पिक्चर्स में है, और ये कस्टमर से डील कर रहे हैं एकदम ईमानदारी टाइप का। जैसे ये डीलिंग विद, अब ये गाड़ी बेच रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं, इट कस्टमर इज कम्प्लीटली एवर्ड बाय माई अंकल, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है एवब पार। एवब पार का मतलब क्या होता है, सामान्य से उच्च स्तर का। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये द ग्रेट खली है और ये एक छोटा सा, ये भी WWE फाइटर है। तो दोनों में क्या है, बेटर देन एवरेज। इसके लिए जो हम लोग वो क्या बोलते हैं, बेटर देन एवरेज, यानी एवरेज से अच्छा। अब यहाँ पे देखिए दोनों की हाइट बहुत दूर है, ही इज क्लियरली एवब पार अमॉन्ग ऑल द प्लेयर्स। अभी सभी प्लेयर्स में जो ग्रेट खली है वो काफ़ी बड़े हैं, तो इसको कहा जाता है समाज से उच्च स्तर का, यानी आप बोल सकते हैं मोर देन नॉर्मल, यानी नॉर्मल से ऊपर कैटेगरीज के हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है एसिड टेस्ट, और इसके लिए मैंने जो फिगर यूज़ किया है वो है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अ सेवरल और क्रूशियल टेस्ट डिफिकल्ट एग्जाम कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कि यूपीएससी का देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, इसलिए मैंने और ज़्यादा इसको इंस्पायर करने के लिए या याद करने के लिए मैंने बनाया है यूपीएससी एग्जामिनेशन एज एसिड टेस्ट फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स। यानी जितने भी एस्पायरेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए सही में ये एसिड टेस्ट होता है, यानी कठिन परीक्षा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब क्या होता है, सभी के लिए समान। जैसा कि आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए समान होता है, वाकई में ऐसा सभी जगह नहीं है, बट कोई बात नहीं। एम्ब्रेसिंग और अफेक्टिंग ऑल कैसेस और कैटेगरीज, मतलब अब मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, यहाँ प्रमोशन है, अब यहाँ पे ये कंपनी से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कंपनी में प्रमोशन होना है, तो यहाँ पे सभी इम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो सभी को इक्वल हक है कि सभी लोग को प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है प्रमोशन वेयर ग्रांटेड अक्रॉस द बोर्ड। अब यहाँ पे जो भी प्रमोशन है ये ऐसा हो सकता है कि सभी के लिए समान है। अगर ये 2 साल काम किए हैं, बगल वाले 2 साल काम किया, तो सभी की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और सबको उस अकॉर्डिंग जो है सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछे अक्रॉस द बोर्ड मतलब क्या बोल सकते हैं, सभी के लिए समान, इक्वल फॉर ऑल, इंग्लिश में आप बोले तो इक्वल फॉर ऑल। नेक्स्ट अपने पास है एक्ट ऑन द स्क्वायर, पूरी ईमानदारी से काम करना। और आपने ये मूवीज़ देखी होगी, ये अल्लू अर्जुन की मूवी अलाइ वेंकटपुरम का है, पूरी ईमानदारी से काम करना। इनफॉर्मल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ही कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड टू एक्ट ऑन स्क्वायर, यानी उस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है कि वो एक्ट ऑन द स्क्वायर पे काम करेगा, यानी वो पूरी ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से काम करेगा। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी संसद या मंत्री बनते हैं वो शपथ लेते हैं कि हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे। वाकई ऐसा होता तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, हमें उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, हमें बस इस तरह से वोकैब्स को याद करना है। नेक्स्ट है अपने पास ऐड फ्यूल टू द फायर। इसको हम लोग अक्सर गांव में कहते हैं ना, आग में घी डालना, आग को भड़काना, ठीक है। टू इंटेंसिफाई द फायर आप बोल सकते हो। टू कॉज अ कन्फ्लिक्ट और डिफिकल्ट सिचुएशन टू वर्सन और इंटेंसिफाई, किसी भी मुद्दे को भड़का देना। द वर्कर्स वेर ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट एंड द रिसेंट रिट्रेंचमेंट छटनी ऑफ द सम वर्कर्स एडेड फ्यूल टू द फायर। अब क्या हुआ कि एक कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर जो है वो मैनेजमेंट से, यानी कि जो मैनेजमेंट है
उनसे क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड हो चुके हैं। रीज़न क्या है कि वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय की छटनी हो जा रही है, मतलब कुछ एम्प्लॉय को छाटा जा रहा है, कोई कैटेगरीज बेसिस पे, शायद उनके वर्क के बेसिस पे, एज के बेसिस पे। उससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में एक आग भड़क गया, ठीक है। तो यहाँ पे द वर्कर्स वेर ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट से वो पूरी तरह से क्या है, असंतुष्ट है। रीज़न क्या है कि वहाँ पे रिट्रेसमेंट चल रही है, छटनी चल रही है लोगों का। नेक्स्ट अपने पास है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, और ये शायद लास्ट है। अगले दिन मैं और भी आगे करूँगा क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल मैं इतना ही वोकैब्स आज के लिए रखता हूँ। ऐड इंसल्ट टू द इंजरी का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। You feel sad when he someone has made a bad situation worse by doing something else to upset you। अब कोई ऐसा काम कर दीजिए जिससे कि सामने वाला अपसेट हो, पहले से ही अपसेट है, और उसके बाद उसको और जाकर टीज करे, तो क्या होता है, जले पे नमक छिड़कना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया, आप यूपीएससी में फेल हो गए, ठीक है। अब कोई बच्चा यूपीएससी के एग्जामिनेशन दिया, फेल हो गया, आपको पता है कि वो फेल हो गया, फिर आप 2 बार पूछ रहे हैं भैया फेल हो गया, भैया फेल हो गया, तो उससे क्या होता है, उसको चिड़न होता है, वो 2-4 हाथ आपको दे देगा, 2-4 स्लैप खींच के दे देगा। रीजन ये है कि भैया वो पहले से ही दुख में, और आप उसमें नमक छिड़कने वाला काम कर रहे हैं। They told me I was too old for the job and then to add insult to injury they refused to pay my expenses। अब क्या हुआ कि पहले इस बंदे ने इससे काम ले लिया, और काम लेने के बाद वो कहता है कि तुम इतना बूढ़ा हो गए, तुमसे ये काम नहीं होगा, और वो मेरा पैसा नहीं दे रहा, मेरा खर्च नहीं दे रहा। तो यहाँ पे क्या है, जले पे नमक छिड़कने वाला ही काम है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा और अगर आप इस तरह का वीडियोस आगे चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पे कमेंट करें, जिससे कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। और जो भी मेरी गलती होगी उसको आप प्लीज़ मेरे कमेंट में शेयर करेंगे, जिससे कि मुझे और भी अच्छा लगेगा। और आप लोग की प्यार की और सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें और सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।